यस सर, वाकई ऐसा ही था। लेकिन मेरे तो ये तस्वुर में भी न था कि मेरे इंतहाई तजुर्बेकार आदमी इस अंदाज में मारे जाएंगे, और जिस अंदाज में उस इमरान के बकौल उसने सेफवे के बारे में मालूमात डेविड के जहन से हासिल की हैं, मेरी समझ में तो कोई बात नहीं आई। कर्नल गॉश ने कहा, आप फिलहाल ये समझने समझाने वाला मसला बाद में उठा रखे। ये पाकिस्तानी एजेंट इंतहाई तेज रफ्तारी से काम करते हैं। ऐसा ना हो कि हम सोचते ही रह जाएं और वो सेफवे के जरिए हमारे सरों पर पहुंच जाए। जॉन से मिलकर प्लानिंग करे और उस पर फौरी अमल भी करे, कर्नल बाग ने कहा, और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो कर्नल गॉश ने एक तवील सांस लेते हुए माइक वापस जॉन को दे दिया। उसे गुस्सा कर्नल बाग पर भी आ रहा था, जिसने उसकी ये कहकर तौहीन की थी कि वो जॉन से मिलकर प्लानिंग करे और फिर उस पर अमल करे। लेकिन इस वक्त वो डेविड और उसके साथियों की वजह से मजबूर हो गया था, वरना जॉन जैसे आदमी से तो वो बात करना भी अपनी तौहीन समझता था। कजा इससे मशवरा करता। ये देखे कर्नल साहब, ये है सेफवे। जॉन ने मशीन को ऑपरेट करते हुए कहा, और स्क्रीन पर दूर दूर तक फैली हुई बंजर पहाड़ियां नजर आने लगी, जिनमें सुर्ख रंग की लकीर टेढ़े अंदाज में चलती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। ये लकीर मुख्तलिफ पहाड़ियों के दरमियान मौजूद वादी में से गुजर रही थी। यह है 0 पॉइंट, जॉन ने मशीन को ऑपरेट करते हुए कहा, और स्क्रीन पर धमाके से मंजर बदला, और फिर स्क्रीन पर एक मंजर उभर आया। ये दो पहाड़ियों के दरमियान एक तंग सी वादी थी। अगर आप इन दोनों पहाड़ियों पर छुप जाए तो नीचे से गुजरने वाले ये पाकिस्तानी मक्खियों की तरह मारे जा सकते हैं। पहाड़ियों पर जो आलात नस्ब है वो मैं ऑफ कर दूंगा, जौहर ने कहा। क्या इन आलात की मदद से उनका खात्मा नहीं किया जा सकता? कर्नल गॉश ने कहा, नहीं, ये आलात इस अंदाज में सेट किए गए हैं कि सेफवे को टारगेट नहीं बनाया जा सकता, जौहर ने कहा। लेकिन अगर वो पहाड़ियों पर चढ़कर आ गए तो फिर? कर्नल गॉश ने कहा, तो फिर मैं यहाँ बैठे बैठे इंतहाई आसानी से उन्हें हलाक कर दूंगा। मैं यहाँ बैठकर सब कुछ देखता रहूंगा, जौहर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, लेकिन हमें वहां पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा, कर्नल गॉश ने कहा। हाँ, आप 11 अफराद हैं, 2 चक्कर लगाकर वहां पहुंच सकते हैं। मैं हेलीकॉप्टर को हिट करने वाले आलात को ऑफ कर देता हूँ, जौहर ने कहा। तो कर्नल गॉश सर हिलाता हुआ उठा और फिर शीशे का दरवाजा खोलकर वो बाहर हॉल में आ गया। चंद लम्हों बाद वो अपने ऑफिस में मौजूद था। गो जौहन से वो प्लानिंग कर आया था, लेकिन उसका जहन इस प्लानिंग पर आमादा न हो रहा था। उसकी छठी हिस्स न जाने क्यों खतरे की घंटी बजा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वो इस गड़बड़ को ट्रेस करना चाहता था, लेकिन कोई बात वाज़ेह होकर सामने न आ रही थी। वो कुर्सी पर बैठ गया और उसने आंखें बंद कर ली। उसका जहन तेजी से चल रहा था। मुख्तलिफ ख्यालात एक के बाद दिकरे उसके जहन में आ रहे थे। फिर अचानक एक ख्याल आया तो वह बेख्तियार चौंक पड़ा। कहीं ये उसे रास्ते से हटाने की साजिश न हो। ये ख्याल कर्नल गॉश के जहन में आया था, और इसी ख्याल के तहत वो चौंका था। ओ वाकई, जॉहन और कर्नल बाग के दरमियान साजिश भी हो सकती है। कर्नल बाग मुझे पसंद नहीं करता और जॉहन यहाँ उसका साथी है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि 0 पॉइंट की पहाड़ियों पर हमारे पहुंचते ही वो वहां मौजूद आलात को ऑपरेट करके हमें हलाक कर दे। कर्नल गॉश का जहन तेजी से सोच रहा था कि उसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी, और कर्नल गॉश ने चौंक कर आंखें खोली और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल गॉश ने कहा। मीराना से रॉबर्ट बोल रहा हूँ, कर्नल गॉश। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी तो कर्नल गॉश बेख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि वो रॉबर्ट को ना जानता था। कौन हो तुम? यहाँ का फोन नंबर तुम्हें किसने दिया है? कर्नल गॉश ने चौंक कर और कदरे सख्त लहजे में कहा। मैं मीराना के एक क्लब में सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। मैं आपके आदमी डेविड के साथ काफी अरसा एक कैरिबियन एजेंसी में काम करता रहा हूँ। मेरी एक टांग एक हादसे में ज़ाय हो गई तो मुझे एजेंसी से फारिग कर दिया गया, और मीराना चूंकि मेरा आबाई इलाका है इसलिए मैं यहाँ आ गया और यहाँ के क्लब में सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। डेविड जब भी मीराना आता तो मुझसे जरूर मिलता। अब भी डेविड मुझे मीराना में मिला। वो मीराना में पाकिस्तानी एजेंटों को तलाश करने आया था। उसके साथ 2 साथी भी थे। उसने मुझसे मशवरा किया तो मैंने उसे कहा कि वो यहाँ के एक ट्रेसिंग ग्रुप जिसका इंचार्ज रोस्टर है से रब्ता करे। चुनांचे उसने रोस्टर से रब्ता किया तो रोस्टर ने भारी मुआवजे के एवज उससे सौदा कर लिया। पाकिस्तानी एजेंटों ने रोस्टर से पहले ही रब्ता किया हुआ था, इसलिए उसे मालूम था कि पाकिस्तानी एजेंट कहाँ मौजूद हैं। उसने डेविड से कहा कि वो उसे भारी मुआवजा दे तो वो इन एजेंटों को हलाक कर सकता है, लेकिन डेविड ने उनकी फौरी हलाकत से इनकार कर दिया और कहा कि वो उन्हें बेहोश करके उसकी रिहाइशगाह पर पहुंचा दे। पहले वो उनके मेकअप वॉश करेगा, उसके बाद उन्हें हलाक करेगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ। ये ग्रुप 6 अफराद पर मुश्तमिल था, 4 मर्द और 2 औरतें। रोस्टर ने उन्हें बेहोश करके डेविड की रिहाइशगाह पर पहुंचा दिया। इसके बाद रोस्टर ने जब वहां राब्ता किया ताकि मालूम कर सके कि क्या उन्हें हलाक कर दिया गया है या नहीं, तो पहले तो वहां से जवाब मिला कि अभी मेकअप वॉश हो रहे हैं।
इसके बाद उन्हें हलाक किया जाएगा। लेकिन रोस्टर बेचैन था, क्योंकि अगर ये एजेंट हलाक ना होते तो फिर रोस्टर की साख और उसके पूरे ग्रुप और उसकी अपनी जिंदगी भी दांव पर लग सकती थी। इसलिए मजीद कुछ इंतजार के बाद जब उसने दोबारा राब्ता किया तो किसी ने कॉल अटेंड ना की, जिस पर रोस्टर ने मुझसे राब्ता किया, क्योंकि मेरा क्लब वहां से करीब है। मैं खुद वहां गया तो वहां से पाकिस्तानी एजेंट गायब थे और डेविड और उसके तीनों आदमियों की लाशें पड़ी हुई थी। मैंने वापस आकर रोस्टर को इत्तला दी और अभी अभी मुझे इत्तला मिली है कि रोस्टर को भी उसकी रिहाइशगाह में हलाक कर दिया गया है। यकीनन ये काम उस पाकिस्तानी ग्रुप का ही होगा, क्योंकि उन्हें डेविड से मालूम हो गया होगा कि रोस्टर ने उनके साथ धोखा किया है। इसलिए वो डेविड और उसके साथियों को हलाक करने के बाद रोस्टर पर चढ़ दौड़े। आपका फोन नंबर मुझे डेविड ने दिया था कि अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाए तो आपको इत्तला दी जा सके। दूसरी तरफ से रॉबर्ट ने तफसील से रिपोर्ट देते हुए कहा, वो पाकिस्तानी एजेंट कहाँ है, क्या तुम्हें मालूम है? कर्नल गॉश ने बेसाख्ता अंदाज में पूछा। मैंने तो उन्हें देखा तक नहीं, इसलिए मुझे क्या मालूम, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो कर्नल गॉश ने भी रिसीवर रख दिया। जैसे ही उसने रिसीवर रखा, फोन की घंटी बज उठी तो उसने रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल गॉश ने कहा। जॉहन बोल रहा हूँ कर्नल, मैंने 0 पॉइंट में साइड पहाड़ियों पर मौजूद तमाम आलात को ऑफ कर दिया है। अब आप वहाँ इत्मीनान से जा सकते हैं और खुसूसी हेलीकॉप्टर भी तैयार है, उसमें जरूरी असला भी मौजूद है, आप फौरन रवाना हो जाए। दूसरी तरफ से जॉहन की आवाज सुनाई दी। ठीक है, कर्नल गॉश ने जवाब दिया और रिसीवर रखकर उसने एक तवील सांस लिया और फिर उठकर खड़ा हो गया। उसके जहन में सिवाय इन पाकिस्तानी एजेंटों के खात्मे के और कोई बात न रही थी। रॉबर्ट के फोन ने उसके ख्यालात की तमाम तर रो यकसर बदल कर रख दी थी। इमरान अपने साथियों समेत मीराना के एक होटल के कमरे में मौजूद था। इमरान के सामने मेज पर एक नक्शा रखा हुआ था और इमरान उस नक्शे पर इस अंदाज में झुका हुआ था जैसे उसमें दर्ज हर लकीर और हर नाम को हिफ्ज कर लेना चाहता हो। इमरान साहब, क्या इस नक्शे में सेफ वे जाहिर किया गया है? अचानक सालिया ने कहा। अगर वो नक्शे में जाहिर होता तो फिर सेफ वे कैसे हो जाता? इमरान ने नक्शे से सर उठाए बगैर जवाब देते हुए कहा। तो फिर आप इसमें क्या देख रहे हैं? सालिया ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब उस सेफ वे को कन्फर्म कर रहे हैं, कैप्टन शकील ने कहा। तो सालिया बेख्तियार चौंक पड़ी। कन्फर्म? जब वो जाहिर नहीं हो सकता तो फिर कन्फर्म कैसे हो जाएगा? सालिया ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम बाज औकात वाकई बच्चों जैसी बातें करना शुरू कर देती हो। डेविड के जहन में मौजूद सेफ वे इमरान ने अपने मखसूस अमल से दरियाफ्त कर लिया था। अब डेविड के जहन में बाकायदा नक्शा तो नहीं बना हुआ होगा, सिर्फ उस सेफ वे के बारे में खास खास निशानियां मौजूद होंगी, मसलन पहाड़ियों के नाम, वादियों के बारे में मालूमात, किसी आबशार या किसी पहाड़ी नदी नाले या क्रैक के बारे में मालूमात। इन सब मालूमात को नक्शे में चेक करके ही कंफर्म किया जा सकता है कि सेफ वे कौन सा है। जूलिया ने बड़े आलिमाना अंदाज में जवाब देते हुए कहा। तो सालिया के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। हैरत है जूलिया, तुम इस कदर गहराई में भी सोच सकती हो। मैं तो ऐसा सोच ही नहीं सकती, सालिया ने मरूबाना लहजे में कहा। ज्यादा अक्लमंदी ख्वातीन के अज़दवाजी मुस्तकबिल के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए तो अक्लमंद ख्वातीन अक्सर गैर शादीशुदा नजर आती है या बेवा। मर्द अपनी बीवी में एक हद तक अकल तो बर्दाश्त कर लेता है, मगर अकल की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए ख्वातीन को सालिया की तरह बस भोली भाली अक्लमंदी तक ही महदूद रहना चाहिए। बेशक सफदर से तस्दीक कर लो, इमरान ने कहा। तो सब बेख्तियार हंस पड़े। ये सब बातें तो मर्दों ने ख्वामा का गढ़ रखी है, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, आपने मेरा हवाला किस पैराए में दिया है? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। सालिया की अक्लमंदी या भोलापन तो तुम बेहतर बता सकते हो कि क्या चीज पसंदीदा हो सकती है, इमरान ने गोलमोल से अल्फाज में कहा। इमरान साहब, आप खौमखा मुझे सफदर के साथ जोड़ देते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, सालिया ने मसनूई तौर पर गुस्सैले लहजे में कहा। इमरान साहब, डेविड और उसके साथियों की मौत की इत्तला यकीनन अब तक कर्नल गॉश तक पहुंच चुकी होगी और हो सकता है कि उन्होंने सेफ वे पर हमारा रास्ता रोकने का कोई इंतजाम भी कर लिया हो। अचानक कैप्टन शकील ने संजीदा लहजे में कहा। तो सब न सिर्फ चौंक पड़े बल्कि उन सब के चेहरों पर भी संजीदगी की तय खुद ब खुद चढ़ गई। कैसे इत्तला मिल सकती है? इमरान ने भी सर उठाकर संजीदा लहजे में कहा। इमरान साहब, सार्च एजेंसी कोई आम एजेंसी नहीं है, लाजमन उन्होंने इस सिलसिले में कोई न कोई आलात या इंतजाम कर रखे होंगे। ये भी हो सकता है कि उनकी मौत और उनसे होने वाली तमाम गुफ्तगू भी किसी न किसी अंदाज में उन्होंने सुन ली हो, क्योंकि डेविड और उसके साथियों की मीराना आमद का मतलब यही था कि वो आपकी हेडक्वार्टर आमद के बारे में पेश की इत्तला हासिल कर सके। कैप्टन शकील ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन तुमने बड़ी देर बाद इस ख्याल को पेश किया है, इस वक्त जब सोच सोचकर मेरा सर दुखने के करीब आ गया है। अगर तुम पहले कह देते तो मुझे इतनी दर्द सरी तो न करनी पड़ती, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। इमरान साहब,
इस सेफवे के अलावा सार्च एजेंसी के हेडक्वार्टर तक पहुंचने का और कोई रास्ता या तरीका नहीं है। खामोश बैठे हुए सफदर ने कहा। रास्ता तो और भी हो सकता है, लेकिन फिर हम जिंदा हेडक्वार्टर नहीं पहुंच सकेंगे, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। हेडक्वार्टर में बेशुमार आइटम्स की सप्लाई आती जाती रहती होगी, क्या ये सब सप्लाई उसी सेफवे से ही होती है? जूलिया ने कहा। नहीं, इसके लिए खुसूसी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, इमरान ने कहा। तो फिर हमें सबसे पहले वो हेलीकॉप्टर हासिल करने होंगे, सफदर ने कहा। वो हेडक्वार्टर में होते हैं और रेडियो कंट्रोल्ड है, इसलिए वो तो हेडक्वार्टर पर कब्जा किए बगैर मिल ही नहीं सकते, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर क्या हम यहाँ बैठे अब बातें ही करते रहेंगे या कुछ करेंगे भी? सालिया ने कदरे जिच होते हुए कहा। इमरान साहब को जब किसी इत्तला का इंतजार होता है तो फिर ये ऐसे ही ला यानी किस्म की बहस छेड़कर बैठ जाते हैं। अब आप जो भी कहेंगे, जो भी तजवीज़ पेश करेंगे, इमरान साहब उसको रद्द करते रहेंगे, और सिर्फ रद्द ही नहीं करेंगे बल्कि उसकी बाकायदा काबिल कबूल दलील भी देंगे, सफदर ने कहा। इसका काम ही यही है कि हमें अहमक समझकर बच्चों जैसी बातें करता रहे, तनवीर ने फौरन ही सफदर की बात में इजाफा करते हुए कहा। ठीक है, नक्शा सामने मौजूद है, मैं उस डेविड से हासिल करता मालूमात के मुताबिक नक्शे पर उस सेफवे पर निशान लगा देता हूँ। इसके बाद आप आगे आगे और मैं पीछे पीछे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि उस सेफवे से हटकर आपने कोई और रास्ता तलाश कर लिया है और अब आप उस नए रास्ते के बारे में किसी इत्तला के इंतजार में हैं। खामोश बैठे हुए कैप्टन शकील ने कहा। तुम्हें बैठे बैठे अचानक क्या हो जाता है? यहाँ कौन मुझे इत्तला देगा, और वो भी सार्च एजेंसी के हेडक्वार्टर के बारे में? इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक सामने मेज के कोने पर पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी और उसके साथ ही सब चौंक कर इस तरह इमरान की तरफ देखने लगे जैसे कह रहे हों कि देखा, उनका ख्याल दुरुस्त साबित हुआ है। इमरान ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठा लिया, और साथ ही उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस, माइकल बोल रहा हूँ, इमरान ने बदले हुए लहजे में कहा। एससी से जैकर बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से एक भारी मर्दाना आवाज सुनाई थी। यस, क्या रिपोर्ट है? इमरान ने कहा। मिस्टर माइकल, आपके सामने हमारा जारी करदा नक्शा मौजूद है, दूसरी तरफ से कहा गया। हाँ, मेरे सामने मौजूद है, इमरान ने सामने मेज पर पड़े हुए नक्शे पर झुकते हुए कहा। उसके दूसरे हाथ में मार्कर पहले से ही मौजूद था। तो फिर जहां जहां मैं बताऊं आप निशानात लगाते चले जाए, दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, बोले, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से पहले नक्शे में लिखे हुए चंद नाम बताए गए और फिर उनकी नक्शे में पोजीशन बताई जाने लगी। आप सिर्फ मकामात के नाम और निशानात बताए, मैंने पूरा नक्शा अपने जहन में बिठा लिया है, इमरान ने जवाब दिया। ओ अच्छा, वेरी गुड, निशान लगाए, दूसरी तरफ से कहा गया, और फिर दूसरी तरफ से जैकर नामी आदमी बोलता चला गया और इमरान मार्कर से निशान लगाता चला गया। नक्शे पर एक टेढ़ा सा रास्ता वजूद में आता जा रहा था। यहाँ हेडक्वार्टर है, जैकर ने कहा, तो इमरान ने वहां मार्कर से दायरा डाल दिया। यहाँ साइंसी आलात कहाँ और किस टाइप के हैं? इमरान ने पूछा। इस रास्ते के दोनों अतराफ में पहाड़ियों पर ऐसे आलात मार्क हुए हैं जो इंतहाई खतरनाक हैं, लेकिन उनकी रेंज सिर्फ पहाड़ियों तक है। मार्कशुदा रास्ता क्लियर है और यहाँ कोई खतरा नहीं है। अलबत्ता अभी अभी चंद मिनट पहले जब हमने उसे आखिरी बार चेक किया तो हमने एक बोमा हेलीकॉप्टर को मार्क किया है जो उन पहाड़ियों के दरमियान उतर रहा था। जब हमने खुद चेकिंग की तो हमने चेक किया कि एक खास पॉइंट पर अफराद पहाड़ी की दोनों साइडों पर मौजूद है और उनका टारगेट यही रास्ता है। हेलीकॉप्टर भी पहाड़ियों के अंदर ऐसी जगह पर लैंड किया गया है कि उसे उस रास्ते से मार्क नहीं किया जा सकता। ये सब अफराद, जिनकी तादाद 10 या उससे ज्यादा है, दूरमार मिसाइल गनों और मशीन गनों से मुसल्लह हैं, जैकर ने कहा। लेकिन अगर ये उन पहाड़ियों पर मौजूद है तो पहाड़ियों पर मौजूद साइंसी आलात उनके खिलाफ फायरिंग क्यों नहीं करते? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। हमने खुसूसी रेस आलात के जरिए चेक किया है, जहां ये अफराद मौजूद है वहां के आलात डिफ्यूज कर दिए गए हैं, बाकी पहाड़ियों पर नस्ब आलात ऑन फ्यूज है, जैकर ने जवाब दिया। कहाँ ये लोग और कितने एरिया में हैं? निशान लगवाए, इमरान ने कहा। तो जैगर ने निशानात बताने शुरू कर दिए और इमरान ने मार्कर की मदद से उन निशानात को चेक करके एक दायरा डाल दिया। हेलीकॉप्टर कहाँ मौजूद है? इमरान ने पूछा। तो जैगर ने नक्शे में उसकी भी निशानदही कर दी। ओके, ठीक है, थैंक यू मिस्टर जैकर, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से ओके कहकर राब्ता खत्म कर दिया गया तो इमरान ने भी रिसीवर रख दिया। ये कौन था और इसने इतनी तफसील से ये सब कुछ कैसे बता दिया? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम लोग मुझे बुरा भला कहते रहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ की खातिर दिन रात सोचता रहता हूँ। अब देखो, अगर मैं डेविड के बताए हुए रास्ते पर आंखें बंद करके तुम्हें साथ लेकर चल पड़ता तो पहाड़ियों पर मौजूद लोग ऊपर से दोनों अतराफ से फायर करके हमें शहद की मक्खियों के छत्ते में तब्दील कर देते। और मेरी तो चलो कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि मैं तो वैसे भी किराए का सिपाही हूँ, लेकिन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस जैसी निडर सर्विस का क्या हश्र होता?
इमरान ने बड़े दर्दमंदाना से लहजे में कहा तो सब उसके इस अंदाज पर बेख्तियार मुस्कुरा दिए। इमरान साहब, आप शायद पहली बार मीराना आए हैं। आपको यहाँ इस तरह के काम करने वालों के बारे में कैसे मालूम हो जाता है और आप उन्हें यहाँ के रहने वालों के खिलाफ काम करने के लिए कैसे रजामंद कर लेते हैं? सालिया ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। असल बात नेक नियति है और चूंकि हम दिफा के तौर पर काम कर रहे हैं और हमारा मकसद और हमारी नीयत बुरी नहीं है और हम ख्वामखा किसी जायज काम करने वाले के खिलाफ काम नहीं कर रहे, इसलिए कुदरत भी हमारी मदद करती है। दूसरी बात है मौके से फायदा उठाना। कहा जाता है कि खुशकिस्मती आपका दरवाजा खटखटाती रहती है। अब ये आप पर मुनहसिर है कि आप बर वक्त दरवाजा खोलकर खुशकिस्मती को हासिल कर लेते हैं या नहीं। हम जब इस होटल में आए तो आप लोग तो अपने अपने कमरों को चेक करने के लिए कमरों में चले गए, जबकि मैंने वहाँ जरूरी तहरीर कार्रवाई करना थी, इसलिए मैं वहाँ रुक गया। वहीं काउंटर पर एक मकामी रिसाला मौजूद था जिसे मैंने खोलकर चेक करना शुरू कर दिया ताकि मकामी मामलात के बारे में कुछ आगाही हासिल हो सके। तो उसमें इस कंपनी के बारे में दर्ज था। ये कंपनी एक खुसूसी सैयारे को इस्तेमाल करते हुए मीराना और उसके इर्द गिर्द के इलाके को स्क्रीन पर चेक कर सकती है। ये कंपनी दरअसल एंटी मंशियात की बैनुल अक़वामी तंजीम की तरफ से कायम की गई थी, क्योंकि मीराना से मंशियात की स्मगलिंग काफी बड़ी हद तक होती है। इस कंपनी के जरिए मंशियात को आसानी से चेक किया जा सकता है। उसके साथ साथ चोरी शुदा कारें और डाकुओं और चोरों को भी चेक कर लिया जाता है, क्योंकि सयाहों की कसरत की वजह से मीराना शहर उनका खुसूसी टारगेट होता है। जब मैंने ये मजमून पढ़ा तो मुझे अचानक ख्याल आया कि अगर इस कंपनी को किसी तरह राजी कर लिया जाए तो इस रास्ते को चेक किया जा सकता है। चुनांचे मैंने होटल के बाहर मौजूद पब्लिक फोन बूथ से कंपनी को फोन किया। वहाँ का इंचार्ज ये जैकर है। उसने मुझे अपने ऑफिस में कॉल किया। उनका ऑफिस इस होटल से पैदल फासले पर है, इसलिए मैं वहाँ चला गया। दौलत इस पूरी दुनिया में खुलजा सिमसिम का किरदार अदा करती है। चुनांचे मैंने उसे भारी मुआवजे के एवज इस काम पर आमादा कर लिया और गारंटेड चेक दे दिया। उसने मुझे ये नक्शा दिया। ये नक्शा उस कंपनी का ही तैयार करता है ताकि फोन पर जब वो मुझे उस सेफ वे के बारे में तफसीलात बताए तो नक्शा सामने होने की वजह से आसानी हो सके। मैं नक्शा लेकर वापस आ गया। इस दौरान आप लोग भी अपने अपने कमरों में होकर मेरे कमरे में आ गए और फिर जो कुछ हुआ आप लोगों के सामने हुआ। इमरान ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, चीफ वाकई बेहद अक्लमंद है कि उसने आपको लीडर बनाया है। ऐसे काम आप ही कर सकते हैं। सालिया ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, इसका जहन सुपर कंप्यूटर है, इंसानी सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि अल्लाह ताला का बनाया हुआ सुपर कंप्यूटर। तनवीर ने कहा तो सबने बेख्तियार असबात में सर हिला दिए। इसीलिए तो आज तक कुंवारा फिर रहा हूँ। इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा तो सब बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। अब आपका क्या प्रोग्राम है इमरान साहब? आपके होटल में कमरे लेने से तो यही जाहिर होता है कि आप फौरी तौर पर वहां जाने का इरादा नहीं रखते। सफदर ने कहा, होटल में कमरे फौरी तौर पर पुलिस से बचने के लिए हासिल किए गए हैं ताकि वो हम पर किसी तरह का शक न कर सके। दूसरी बात ये कि मुझे वहां जाने से पहले इस बारे में बाकायदा प्लानिंग तैयार करनी थी और इसके लिए वक्त चाहिए था, इसलिए कमरे ले लिए। ये तो इत्तेफाकन सैटेलाइट वाला काम हो गया है। बहरहाल अब हमें खुसूसी असला भी हासिल करना है और इस सेफ वे पर पहुंचना है ताकि हम अपना मिशन मुकम्मल कर सके। इमरान ने कहा, लेकिन इमरान साहब उस पॉइंट को आप कैसे क्रॉस करेंगे जहां कर्नल कौश और उसके साथी मौजूद होंगे? सफदर ने कहा, वो तो काफी आगे हैं, वहां पहुंचकर उन्हें चेक कर लिया जाएगा। सालिया ने कहा, उनके पास यकीनन ताकतवर दूरबीनें होंगी और ये भी हो सकता है कि उनका कोई आदमी सेफ वे के आगाज में छुपा हुआ हो जो हमारे बारे में उन्हें इत्तला दे दे, इसलिए हमने उस सेफ वे को छोड़कर आगे बढ़ना है। इमरान ने कहा तो सब यकलक चौंक पड़े। उन सब के चेहरों पर हैरत के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि अब तक तो सारी बातें सेफ वे पर जाने की ही हो रही थी। अब अचानक इमरान सेफ वे से हटकर जाने की बात कर रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा, हमारे मुकाबले में इस वक्त जो लोग मौजूद हैं वो अफसानवी नहीं है कि बस एक पॉइंट में बैठ जाए और बाकी फर्ज कर ले कि ऐसा होगा। वो वहाँ मौजूद रहकर हर तरफ का ख्याल रखेंगे। वैसे भी ये सेफ वे खासा तवील है, इस पर हम पैदल ही आगे बढ़ सकते हैं और इस सेफ वे से हेडक्वार्टर तक पहुंचते पहुंचते हमें 20-22 घंटे लग सकते हैं। इस दौरान आसानी से हमें न सिर्फ चेक किया जा सकता है बल्कि हमारे खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। और सेफ वे के एक मखसूस पॉइंट पर उन लोगों की मौजूदगी बता रही है कि उन्हें इस बात की इत्तला मिल चुकी है कि हमने डेविड से सेफ वे के बारे में मालूमात हासिल कर ली है, इसलिए उन्हें 100% यकीन होगा कि हम सेफ वे के जरिए ही हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। ऐसी सूरत में सेफ वे पर सफर करना अपने आप को पके हुए पलों की तरह उनकी झोली में गिराने के मुतरादिफ होगा। इमरान ने एक बार फिर तफसील से बात करते हुए कहा, आप वाकई गहराई में और गैर जानिबदाराना अंदाज में सोचते हैं। सालिया ने बेसख्ता लहजे में कहा, तुम जरूरत से ज्यादा ही इमरान से मुतासिर होती जा रही हो। क्यों? खामोश बैठी हुई जूलिया ने अचानक कदरे सख्त लहजे में कहा, बहन को भाई पर फक्र तो होना ही चाहिए, तुम्हें क्या एतराज है?
साला के बोलने से पहले इमरान ने कहा तो जूलिया का सता हुआ चेहरा तेजी से नॉर्मल होता चला गया। लेकिन जिस रास्ते से तुम जाओगे वहां इंतहाई खौफनाक खुफिया हथियार मौजूद होंगे। फिर जूलिया ने शायद बात बदलने के लिए किसी दूसरे के बोलने से पहले ही बात कर दी थी। मैंने मालूम किया है यहाँ ऐसी पार्टियां मौजूद है जो 1100 सुपर जीरो मशीनें एक्रेमिया से मंगवा कर दे सकती हैं। ये और बात है कि इन मशीनों के आने में एक दिन लग जाएगा, लेकिन उसके बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इमरान ने कहा, इसका मतलब है कि अब ये हमें यहाँ रहना पड़ेगा। सफदर ने कहा, हाँ। इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, इमरान साहब, अगर ये आलात उन मशीनों से भी ज्यादा ताकतवर हुए तो फिर? कैप्टन शकील ने कहा, इन मशीनों के साथ 6 दिमाग भी काम कर रहे होंगे, इसलिए फिक्र मत करो। इमरान ने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। सार्च एजेंसी के हेडक्वार्टर का इंचार्ज कर्नल बार्क अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल के मुताले में मसरूफ था। उसे मालूम था कि कर्नल कौश अपने साथियों समेत सेफवे के 0 पॉइंट पर दोनों साइडों की पहाड़ियों पर मौजूद है, और उसे यह भी मालूम था कि पाकिस्तानी एजेंटों ने कर्नल गौश के आदमी डेविड से सेफवे के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करके उसे हलाक कर दिया है, और अब वो हेडक्वार्टर को तबाह करने का मिशन लेकर सेफवे के रास्ते हेडक्वार्टर पहुंचने की प्लानिंग कर रहे हैं। कर्नल गौश को 0 पॉइंट पर गए हुए आज दूसरा दिन था, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई इत्तला न आई थी, इसलिए कर्नल बार्क को फौरी तौर पर बेचैनी तो महसूस हो रही थी। उसकी पोस्ट ऐसी थी कि वो ज्यादा बेचैनी का इजहार करके दूसरों की हौसला शिकनी न कर सकता था, इसलिए वो खामोश बैठा एक फाइल के मुताले में मसरूफ था कि पास पड़े हुए इंटरकॉम की घंटी बज उठी तो उसने चौंक कर इंटरकॉम की तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर उसने रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल बार्क ने कहा, जॉन बोल रहा हूँ चीफ, मशीन रूम से। दूसरी तरफ से मशीन रूम के इंचार्ज जॉन की आवाज सुनाई दी। यस, क्यों कॉल की है? कर्नल बार्क ने कदरे सतलज में कहा, सर, 6 अफराद जिनमें 4 मर्द और 2 औरतें हैं मीराना से डियास पहाड़ी इलाके में दाखिल हुए हैं और उनका रुख हेडक्वार्टर की तरफ है। जॉन ने कहा तो कर्नल बार्क पहले चंद लम्हों तक तो खामोश और साकित बैठा रहा। उसका जहन जॉन की बात को समझ ही न पा रहा था। फिर अचानक वो बुरी तरह चौंक पड़ा।